तो पहली न्यूज़ में हम बात करेंगे निमिषा प्रिया केस के बारे में। A high-level Iranian official has assured India that they will take up the case of Nimisha Priya with Houthis at highest diplomatic level. She has been sentenced to death. मतलब ये कि ईरान के एक हाई लेवल ऑफिसर ने हमको या भारत सरकार को ये एश्योरेंस दिया है कि निमिषा प्रिया का जो केस है वो हाईएस्ट डिप्लोमेटिक लेवल पर हुती रेबल्स के साथ में ईरानियन ऑफिशियल्स उस केस को उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस में जो उनसे बन पड़ेगा वो करें और अगर पॉसिबल हो सके तो निमिषा प्रिया को वहां से रिहा करवा के यमन में हुती रेबल्स की कैद से आज़ाद करवा कर उनको सकुशल भारत वापस पहुंचाया जा सके, इसके लिए उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स हैं जो यमन में हाल फिलहाल उनको कैद करके रखा गया है और उनको मौत की सजा वहां पर दी गई है, जो आने वाले एक महीने के अंदर अंदर इंप्लीमेंट होनी है, यानी कि अगले एक महीने के अंदर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब उसके पहले भारत सरकार अपनी तरफ से यथासंभव कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इनको वापस लेकर आया जाए, मगर क्योंकि हमारे हुती रिबल्स के साथ में कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है और ईरान वालों के उनके साथ में कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम लोगों ने फिर अब ईरानियन ऑफिशियल्स के सामने ये केस उठाया था। उसमें फिर उन्होंने हमको ये एश्योरेंस दिया है कि हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी मदद करने के लिए इस केस में करेंगे। तो ये तो समाचार है। ये फोटोग्राफ देख लीजिए, ये निमिषा प्रिया की फोटो है। ये वो नर्स हैं जो यमन में फिलहाल हुती रेबल्स की कैद में है और जहां पर इनको एक मौत की सजा दी गई है और एक महीने में उस सजा को एग्जीक्यूट किया जाना है। चले, अब जिनको नहीं पता कि हुती रेबल्स का और ये निमिषा प्रिया का पूरा केस क्या है, उनको बताने के लिए और जिनको अगर पता भी है तो भी उनकी मेमोरी एक बार रिफ्रेश करने के लिए, ताकि आप लोगों को कंटेक्स्ट अच्छे से समझ में आए, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि निमिषा प्रिया का केस क्या है। शी along with her यमनी पार्टनर मेहदी ओपन क्लिनिक बट रिलेशनशिप सोल्ड एंड मेहदी सीज्ड हर पासपोर्ट। तो निमिषा प्रिया एक नर्स हैं, मलयाली हैं, केरला की, एंड ये यमन में काम कर रही थी एक नर्स के तौर पर। वहां पर इनकी दोस्ती होती है एक व्यक्ति से जो वहीं का रहने वाला लोकल था, इसका नाम था मेहदी। अब इस मेहदी के साथ में मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि नर्स के तौर पर काम करने से बेहतर है कि यहाँ पर मैं अपना खुद का क्लिनिक खोल लेती हूँ, उसमें कमाई ज्यादा होगी। तो ये वहां पर इस व्यक्ति के साथ में मिलकर अपना क्लिनिक खोलती हैं। अब वो क्लिनिक ढंग से चला नहीं या क्या हुआ पता नहीं, मगर इन दोनों व्यक्तियों के रिलेशनशिप जो थे आगे जाकर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका रिश्ता एक दूसरे के साथ में सोर अप हो जाता है। एंड फाइनली जो मेहदी है वो निमिषा का पासपोर्ट अपने पास में रख लेता है, सीज कर लेता है। अब पासपोर्ट के बिना ना तो निमिषा यमन छोड़ के कहीं और जा सकती थी, ना भारत वापस आ सकती थी, और इनका कहना यह था कि इसके बाद जब इसने इनका पासपोर्ट रख लिया तो फिर वो उनको परेशान करने लगा, फिजिकल असॉल्ट करने लगा उनके साथ में, और काफी उनकी जिंदगी जो है उसने कष्टकारी या तकलीफदायक बना दी। तो निमिषा ने फिर ये सोचा कि यार किसी तरीके से मुझे अपना पासपोर्ट जो है वो वापस चाहिए। तो अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया। उसमें इन्होंने ये जो मेहदी नाम का व्यक्ति था इसको ड्रग किया, चाहे उन्होंने उसको ड्रिंक में मिलाकर उसको कुछ दिया हो या कुछ खिलाया हो, उससे अपने को पता नहीं, मगर उन्होंने किसी तरीके से इसको ड्रग किया ताकि इसको अचेतन अवस्था में लेकर जाया जा सके, बेहोश किया जा सके, और जितने वक्त तक फिर ये होश में नहीं रहेगा उस बीच में जहां पर भी इसने पासपोर्ट छुपाया है वहां से मैं अपना पासपोर्ट ढूंढ के निकाल लूंगी और यहां से चली जाऊंगी। ये इनका थॉट प्रोसेस था, ये सोचना था। इस सोच के साथ में इन्होंने इसको बेहोश किया ड्रग करके। एंड हुआ ये यहाँ पर कि ये अचेतन अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक आ गया या जो भी हुआ हो, ड्रग ओवरडोज हो गया या जो भी हुआ, अल्टीमेटली इसकी मौत हो गई। अब जब एक बार इसकी मौत हो गई तो फिर निमिषा ने वहीं पर अपना एक लोकल पार्टनर था उसके साथ में मिलकर इसकी की पूरी बॉडी को डिसमेंबर कर दिया और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब ये तो पूरा केस है। इस केस को फिर अल्टीमेटली जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चला, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, तो इनका फिर अरेस्ट होता है वहां पर, और उसके बाद में फिर इनको मौत की सजा जो है 2018 में दे दी गई थी। अब 2018 में जो ये मौत की सजा दी गई थी, इसके बाद फिर जो भी वहां पे फर्दर मैकेनिज्म था अपील करने का, तो उन्होंने अपील वगैरह करी और होते होते अल्टीमेटली 2023 में ये मौत की सजा को अपहेल्ड किया गया। एंड अब 2025 में एक महीने के अंदर अंदर इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा यमन में। ये हाल फिलहाल की जो है स्थिति है। अब यमन की कहानी यह है कि यमन हाल फिलहाल एक सिविल वॉर की स्थिति में है और उसका एक हिस्सा जहां पे फिलहाल निमिषा प्रिया को रखा गया है वो हुती रेबल्स के कब्जे में है। और हुती रेबल्स के साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे रिलेशनशिप्स नहीं थे और ईरानियंस के अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ में, तो फिर हम लोगों ने इसलिए ईरानियन से बुलाया कि भाई कुछ कर अगर हो सके तो निमिषा को आप वहां से निकालने में हमारी मदद करें, उनको रिहा कराने में, और अगर रिहा नहीं करा सकते तो कम से कम अभी के लिए फिलहाल मौत की सजा अगर स्थगित हो जाती है तो वो आप करवाने की कोशिश करिए। उसमें फिर अल्टीमेटली हमको एश्योरेंस मिला है जो मैंने आपको अभी भी बताया इसके पहले वाली स्लाइड। अब यहां से थोड़ा सा ये न्यूज मैंने आपके साथ में इसलिए शेयर करी कि क्योंकि निमिषा प्रिया के चलते यमन अब थोड़ा न्यूज में आ गया है और न्यूज में बना हुआ है, तो यहां से संभावना है कि यमन की ज्योग्राफी के ऊपर कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, हुती रेबल्स के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, यमन की कैपिटल क्या है ये पूछी जा सकती है, तो थोड़ा सा अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कंटेक्स्ट आपको समझ में आया उसके लिए मैंने आपके साथ में निमिषा प्रिया की न्यूज शेयर करी थी। अब यमन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यमन प्रेजेंटली पार्ट्स ऑफ यमन presently parts of Yemen are ruled by many entities. The Houthis control nearly 25% of Yemeni territories and almost half of the population. तो फिलहाल की अगर बात की जाए
तो यमन जो है ये सिविल वॉर की स्थिति में है, और इस सिविल वॉर की स्थिति में होने के चलते उसके कई सारे इलाकों पे कई सारी अलग अलग एंटिटीज रूल करती हैं। उसमें सबसे पावरफुल जो एंटिटी है उनका नाम है हूती रेबल्स। वो यमन का एक हिस्सा और उसकी लगभग लगभग 25% पॉपुलेशन के ऊपर अभी उनका कंट्रोल है। और इस इलाके में यमन की जो कैपिटल है जिसका नाम सना है वो भी आती है, जहां पे निमिशा को रखा गया है। साथ ही साथ अब जो दूसरे फ्रैक्शंस जो हैं जो यमन के दूसरे इलाकों पे रूल करते हैं, उसमें एक फ्रैक्शन है सऊदी अरेबिया बैक्ड गवर्नमेंट एंड यूएई बैक्ड सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल आर टू अदर ग्रुप्स दैट कंट्रोल रेस्ट ऑफ द यमन। तो एक हिस्से पे हूती रेबल्स का कब्जा है, दूसरे हिस्से पे एक सरकार का कब्जा है या फिर एक ग्रुप जो अपनी गवर्नमेंट चला रहा है जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, और तीसरे हिस्से पर भी एक कह सकते हैं ग्रुप का कब्जा है जिसने अपनी खुद की गवर्नमेंट बना रखी है जिसका नाम है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी, और ये जो ग्रुप है इसको यूएई सपोर्ट करता है। तो ये तीनों ग्रुप जो हैं एक दूसरे के साथ में, हूतीस और सऊदी अरब बैक ग्रुप और आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बैक ग्रुप, ये तीनों आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं। हूतीस का फिलहाल ठीक ठाक इलाके के ऊपर और एक स्ट्रेटेजिक इलाका है उसके ऊपर, प्लस लगभग 25% पॉपुलेशन पे कब्जा है। बाकी इलाकों का, बाकी जो आपकी ये ग्रुप्स हैं इनके भी अपने अपने इलाकों के ऊपर कब्जा है, और क्योंकि एक को सऊदी अरब और एक को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो सपोर्ट कर रहा है, हूतीस को ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों देशों के बीच में यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल वॉर है वो भी चल रही है। ईरान ने हूतियों को आगे कर रखा है, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वालों ने अपने लोगों को आगे कर रखा है, तो इनके बीच में आपस में जो है लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यमन का जो कैपिटल सना है वो फिलहाल हूती रेबल्स के कब्जे में है। मैप देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो मैपिंग से ही आने की संभावना है, तो मैप अपने को यमन का पता होना चाहिए, एंड साथ ही साथ फिर इसके साथ में कौन कौन सी मेजर वाटर बॉडीज लगती हैं इसके भी अपने को थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। तो देखते हैं सर, ये यमन का मैप है, देखिए इधर ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है ये पूरा इलाका कहलाता है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में कई सारे देश हैं, उसमें नीचे की तरफ में अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको दो देश देखने को मिलते हैं, एक यमन है और दूसरा ये ओमान है। तो यमन का पहले तो बॉर्डर किसके साथ में लगता है, पहला सवाल तो हम लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए। एक तरफ ओमान के साथ में इनका बॉर्डर लगता है और ऊपर की तरफ में सऊदी अरेबिया के साथ में इनका बॉर्डर लगता है। दूसरा ये कि यमन की जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक है। यमन और इसके दूसरी तरफ में हमको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है, मैं रेड कलर का यूज करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये यमन जो है वो आपका अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है और एशिया में आता है, और यहाँ पर जो इसके सर्टेन डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका और यमन के बीच में ये जो छोटा सा हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं बाब अल मंडेब, और बाब अल मंडेब के ऊपर की तरफ में रेड सी है और नीचे की तरफ में गल्फ ऑफ एडन है, और जैसे आप इस गल्फ ऑफ एडन से बाहर आते हो तो फिर यहाँ पर अरेबियन सी आ जाती है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठा हुआ है। यहां से अगर अब आपको ऊपर की तरफ जाना है तो रेड सी से होते हुए आप मेडिटेरेनियन सी में निकल जाओ और वहां से फिर आप यूरोप जा सकते हो, या फिर अगर आपको यूरोप से डायरेक्टली एशिया या अरेबियन सी में आना है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ में जाना है, तो पूरा अफ्रीका घूम के आने से बचने का तरीका यह है कि आप मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में आओ, रेड सी से फिर आप यहाँ से गल्फ ऑफ एडन में आओ, और यहाँ से फिर आप एशिया की तरफ में जहां पर भी जाना चाहते हो, इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ में आप जा सकते हो। तो ये बेसिकली एक चोक पॉइंट है। अब जिसका इस चोक पॉइंट के ऊपर कब्जा होगा वो यहाँ से यहाँ जाने वाले जहाजों को भी रोक सकता है और यहाँ से यहाँ आने वाले जहाजों को भी रोक सकता है, क्योंकि ये इलाका बहुत स्ट्रेटेजिक है। यहाँ से तेल का काफी बड़ी मात्रा में सप्लाई होता है, चाहे यूरोपियन देशों को सप्लाई होता हो चाहे आपके एशियन देशों को सप्लाई होता हो, यहाँ से सप्लाई काफी बड़ी मात्रा में जाती है। तो इसलिए इस बाब अल मंडेब चोक पॉइंट पर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आदमी यमन में यहाँ पे बैठा हुआ है, या यूं बोलना चाहिए जो आदमी यमन कंट्रोल करेगा वो बाब अल मंडेब के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, मगर यमन में चल रहा है सिविल वॉर, और इसी बात को लेकर यहाँ पे परिस्थितियां जो है खराब हो जाती हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है बाब अल मंडेब के जस्ट आसपास का जो इलाका है इसके ऊपर हूती रेबल्स ने कब्जा करके रखा हुआ। देखिए इस मैप में यहाँ पर ये जो रेड कलर से डार्क और ये जो लाइट ग्रीन आपको लाइट जो रेड कलर देखने को मिल रहा है वो एकदम ही लाइट रेड कलर देखने को मिल रहा है, ये पूरा इलाका अलग अलग टाइम पीरियड पे हूती रेबल्स के कब्जे में रहा है। बाकी यमन, बाकी जो सऊदी अरब और यूएई बैक्ड ग्रुप्स हैं उनके कंट्रोल में था। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो इलाका हूती रेबल्स के कब्जे में है ये एकदम बाब अल मंडेब जो है उससे लगा हुआ इलाका है। अब यहाँ से नीचे की तरफ में जाना हो या यहाँ से ऊपर की तरफ में जाना हो, तो दोनों इलाकों पे हूती रेबल्स कर क्या रहे हैं, हूती रेबल्स यहाँ पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं जहाजों के ऊपर, और इसके चलते उन्होंने पूरा का पूरा आपका जो ये रास्ता है, ये पूरा का पूरा जो शिपिंग रूट है इसको डिस्टर्ब करके भी रखा हुआ है, बुरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। इनको सपोर्ट मिला हुआ है ईरान का, और ईरान की मदद से फिर यहाँ पर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये ईरान की प्रॉक्सी है, और इनकी मदद से ईरान जो है यहाँ पर आपके जो दूसरे अरेबियन देश हैं, सऊदी अरब हो गया या फिर दूसरे जो आपके अरेबियन देश हैं जो ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई में उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। पर यूनाइटेड और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो दूसरे एलाइज हैं, इजराइल हो गया और बाकी जो दूसरे एलाइज हैं, उनके ऊपर भी वो प्रेशर बनाने का काम यहाँ पे शिपिंग रूट्स वगैरह को कट ऑफ करके करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो ये हो गया यमन।
याद रखना है यमन की बॉर्डर किस किस देशों से लगती है, एक तरफ सऊदी अरब से लगती है, दूसरी तरफ ओमान से लगती है। एक तो अपना ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, बाब अल मंडेब जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है, तो बाब अल मंडेब एक छोटा सा पोर्शन है रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। रेड सी अल्टीमेटली फिर कहां जाती है, रेड सी आपका आपको रेड सी जाती है स्यूज कैनाल तक, और स्यूज कैनाल फिर कनेक्ट करता है ऊपर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के साथ में, जिससे आप यूरोप जा सकते हो। और ये जो रेड सी है बाब अल मंडेब इसको कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ एडन के साथ में। गल्फ ऑफ एडन से आप अरेबियन सी में आ सकते हो और अरेबियन सी से आप फर्दर आगे जा सकते हो। इसी तरह इसी मैप में आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ये जो ईरान है, ईरान के साथ में अब ये जो इलाका यहाँ पर जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। और उसके बाद में फिर ये जो छोटा सा मोड़ आता है, घुमाव आता है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहाँ से भी काफी बड़ी मात्रा में आपका ऑयल वगैरह सप्लाई होता है। और यहाँ पर भी क्योंकि अभी एकदम ईरान की विसिनिटी में लगा हुआ है, तो यहाँ पर ईरान भी अगर चाहे तो क्योंकि ईरान अपने आप में एक पावरफुल देश है, वो चाहे तो यहाँ से आने जाने वाली आपकी जितने भी ऑयल और गैस की शिपिंग है उसको कट ऑफ कर सकता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर ईरान ने किसी वक्त में अगर यहां से जो ऑयल और गैस की सप्लाई हो रही है उसको कट ऑफ कर दिया, और एट द सेम टाइम अगर हुती रेबल्स ने यहाँ बाब अल मंडेब से जितनी भी ऑयल और गैस की सप्लाई लाइन हो रही है उसको कट ऑफ कर दिया, तो एक तरीके से दुनिया का 70 से 80% के आसपास की जो ऑयल और गैस की सप्लाई है उसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब अगर ये चीज हो जाती है तो इससे तेल की कमी हो जाएगी, गैस की कमी हो जाएगी, और क्योंकि तेल के साथ में फिर सारे देशों की इकोनॉमीज जुड़ी हुई है, तो फिर सारे देशों में जो भी आपकी एसेंशियल कमोडिटीज है उनके दाम बढ़ने लगेंगे। और वो दाम अगर बढ़ने लगेंगे तो इसको आप इस दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो जियो पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट है वो सीधे सीधे फिर आपके घर पे आ जाएगा, आपके टेबल तक, आपकी जो खाने की टेबल है उस तक को इंपैक्ट करने लगेगा। तो इस प्लानिंग के साथ में ईरान ने जो है यमन में ये हुती रेबल्स को सपोर्ट कर रखा है। और अब हालांकि हम लोगों के हुती रेबल्स के साथ में कोई रिलेशनशिप्स नहीं है, मगर क्योंकि हमारे ईरान के साथ में रिलेशनशिप्स हैं तो हमारी कोशिश है कि हम किसी तरीके से हुती रेबल्स वगैरह से अपना भी जो काम है वो निकलवा सकें, प्लस उनके साथ में अपने रिलेशनशिप्स वगैरह हम भी जो है खराब ना करें किसी तरीके से। ये हमारी भी जो है कोशिशें भी बनी हुई हैं। तो ये जो है पूरा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है जो अपने को ध्यान में रखनी है। निमिषा प्रिया का केस और इसके चलते हुती रेबल्स काफी ज्यादा आप कह सकते हैं काफी भारत में इस वक्त न्यूज में है, इसलिए इनके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चंस अब यहाँ से क्या क्या बनके तैयार होते हैं। अब ये जो निमिषा प्रिया से रिलेटेड सवाल हैं वो यूपीएससी में तो नहीं आएंगे, मगर जो वन डे के एग्जामिनेशन उसमें पूछे जा सकते हैं कि निमिषा प्रिया केस रिसेंटली किस देश से रिलेटेड है, तो यमन से रिलेटेड है। निमिषा प्रिया कौन है, एक केरला की नर्स है जिनको यमन में फिलहाल सेंटेंस टू डेथ किया गया और उसको रुकवाने की अपन कोशिश में लगे हुए हैं। बाकी क्वेश्चन हुती रेबल्स के ऊपर बनेंगे कि हुती रेबल्स कौन है। हुती रेबल्स यमन में एक रेबल्स का ग्रुप है जिसको कई सारे देशों ने टेररिस्ट ग्रुप भी घोषित कर रखा है, जो यमन में सिविल वॉर लड़ रहा है और फिलहाल यमन के एक इलाके के ऊपर जिसमें उसका कैपिटल भी शामिल है और सिग्निफिकेंट टेरिटरी के ऊपर इनका कंट्रोल है। एक सवाल ये हो गया। दूसरे जितने भी क्वेश्चन हैं कि यमन की बॉर्डर किन देशों से लगती है, याद रखना है, बता दिया है सऊदी अरब और ओमान से। प्लस ये बाब अल मंडेब कहां कहां पर है, किसके बीच में है, तो एक तरफ यमन आ जाता है और एक जगह जिबूती आ जाता है, इनके बीच में है। बाब अल मंडेब किसको कनेक्ट करता है, तो रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। घुमा के पूछ सकते हैं कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन कनेक्ट करता है, तो जवाब हो जाएगा बाब अल मंडेब कनेक्ट करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर पर्शियन गल्फ में जो ये टर्न आता है इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये भी अपने को ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं।